हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं लवण के बारे में। लास्ट टाइम हमने अम्ल और अक्षार के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। जितनी उनकी अभिक्रियाएं हैं, जो उनके रासायनिक गुणधर्म हैं, उनको हमने पढ़ लिया था। आज हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा पीएच स्केल क्या होता है और लवण जो होता है वो क्या होता है। इनके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात कि जो अम्ल और क्षारक हैं, ये कितने प्रबल हो सकते हैं। यानी कि प्रबल का मतलब होता है कितने ताकतवर हो सकते हैं, कितने ज़्यादा हो सकते हैं वो ताकतवर, इसके बारे में हमें देखना है। तो अम्ल और अक्षारकों की जो प्रबलता है वो निर्धारित करती है या वो बताती है, किसके आधार पर बताया जाता है उसको, H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन के आधार पर। मैंने आपको बताया था कि जो अम्ल हैं वो H पॉजिटिव आयन देते हैं और जो अक्षारक हैं वो OH नेगेटिव आयन देते हैं। तो यदि तो हम बताएंगे इनकी जो प्रबलता है, प्रबलता किसकी, अम्ल की प्रबलता, ये डिपेंड करेगी H पॉजिटिव आयन के ऊपर, H पॉजिटिव आयन की सांद्रता के ऊपर कि कितना परसेंट यानी कि कितनी सांद्रता उसके अंदर है H पॉजिटिव आयन की। और जो अक्षारक की प्रबलता है वो बताई जाती है OH नेगेटिव आयन के द्वारा, इसकी सांद्रता के द्वारा, कि किसी विलयन के अंदर, किसी भी घोल के अंदर, किसी विलयन के अंदर OH नेगेटिव आयन और H पॉजिटिव आयन, ये दोनों आयन ही अम्ल और अक्षारक की प्रबलता को बताते हैं कि वो जो विलयन है वो अम्लीय है या क्षारीय है। तो देखिए यहाँ पर हमें बताया जाता है एक पीएच स्केल। जो पीएच स्केल क्या बताता है, हमें उस विलयन की प्रबलता को बताएगा कि वो अम्लीय है या क्षारीय है। अब ध्यान से देखिए, इस स्केल में क्या होता है, 0 से 14 तक इसमें नंबरिंग होती है स्केल की। बीच में होता है 7 यानी कि 7। यहाँ पर आकर आपके सारे विलयन क्या हो जाते हैं, उदासीन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उदासीन कहलाते हैं। और 7 से कम में अगर आप देखिए, अगर आपको दिख रहा हो कि 7 से कम की तरफ जब जाते हैं तो ये जो ब्लू आपको ये पट्टी सी दिख रही है, ये बढ़ती जा रही है। इसका मतलब है H पॉजिटिव आयन की सांद्रता जो है वो बढ़ती जा रही है, वो ज़्यादा है उस विलयन के अंदर। और जितना ज़्यादा ये लेफ्ट साइड 7 से 0 की तरफ जाएगा, हमारा जो अम्ल होगा वो उतना ही प्रबल कहलाएगा, उतना ही ज़्यादा ताकतवर कहलाता है। इसी प्रकार अगर आप देखें तो यही अगर हम राइट साइड यानी कि दाएं तरफ जाएं 7 से, तो हमें ये दिख रहा है कि जो H पॉजिटिव आयन है ये कम होते जा रहे हैं, क्योंकि ये जो नीली पट्टी आपको दिख रही है ये कम होती जा रही है। और OH नेगेटिव आयन जो हैं ये आपको दिख रहे हैं, ये जो है सफ़ेद पट्टी जो दिख रही है ये बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए OH नेगेटिव आयन की जो सांद्रता है वो बढ़ जाएगी और वो क्या कहलाएगा, हमारा अक्षारीय कहलाएगा, यानी प्रबलता जो है अक्षार की ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कोई विलयन जो है हमारा वो क्षारीय है या फिर वो अम्लीय है, क्योंकि उसकी प्रबलता के आधार पर बताया जाएगा। और प्रबलता को देखा जाता है दोनों आयनों के आधार पर, H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन के आधार पर। अब अगर हम देखें कि 7 से कम की तरफ जाएंगे तो H पॉजिटिव आयन की सांद्रता में वृद्धि होती है, H पॉजिटिव आयन बढ़ रहे हैं हमें दिख रहा है, तो अम्लीय बन जाएगा उतना ज़्यादा। और जैसे ही राइट साइड जाएंगे H पॉजिटिव आयन की सांद्रता कम हो रही है। देखिए जो ये निकाला जाता है, ये निकाला तो जाता है सिर्फ H पॉजिटिव आयन की सांद्रता के ही आधार पर कि H पॉजिटिव आयन की सांद्रता कम है या H पॉजिटिव आयन की सांद्रता ज़्यादा है। वही पता चल जाता है कि जो हमारा विलयन है वो अक्षारीय है या अम्लीय है। हम ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ को देखें, हम सिर्फ H पॉजिटिव आयन की सांद्रता के आधार पर अम्लीय और अक्षारीय बता सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि H पॉजिटिव आयन सिर्फ अम्लीय को ही बताता है। अगर उसकी सांद्रता कम होती जा रही है, बिल्कुल कम है, तो अक्षारीय विलयन के बारे में भी बताता है। ठीक है। तो इसी प्रकार जब किसी भी विलयन का चयन किया जाता है तो उसको अलग अलग कलर से दिखाया जाता है, अलग अलग रंग उसमें दिखाए जाते हैं कि उसकी सांद्रता के आधार पर कि क्या कलर आएगा। यदि उसकी सांद्रता 7 के आसपास होगी यानी उदासीन होगी, तो ये कलर जो आपको दिख रहा है थोड़ा सा ग्रीन और थोड़ा सा येलो इस टाइप में दिखेगा आपको, थोड़ा पीले और हरे रंग के बीच का आपको रंग जो है दिखना शुरू हो जाएगा। और यदि हम अक्षारीय विलयन की तरफ ज़्यादा जाएं तो हमें ज़्यादा नीला कलर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और जब हम 7 से कम की तरफ आते हैं जहाँ पर H पॉजिटिव आयन की सांद्रता बढ़ती है, तो आपका जो कलर है वो रेड होना स्टार्ट
हो जाता है। तो इन कलर के आधार पर, इन रंगों के आधार पर भी हम उस स्केल के द्वारा, उस पीएच स्केल के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जो है अम्ल और अक्षार के बारे में बता सकते हैं। और ये क्या कहलाता है, आपको पता ही है, ये कहलाता है पीएच स्केल। ठीक है, यहाँ पर H जो है वो हाइड्रोनियम आयन के लिए है, क्योंकि H पॉजिटिव मैंने बताया था आपको अकेला नहीं रह सकता, H2O के साथ वो करता है अभिक्रिया और H3O पॉजिटिव बनाता है हाइड्रोनियम आयन। और इसी हाइड्रोनियम आयन के आधार पर जो है पीएच स्केल द्वारा बताया जाता है कि कोई भी विलयन जो है वो अम्लीय है या अक्षारीय है। अगर H3O पॉजिटिव ज़्यादा, इसका मतलब H पॉजिटिव ज़्यादा हुए ना, क्योंकि H पॉजिटिव ज़्यादा होंगे तभी तो H3O पॉजिटिव ज़्यादा बनेंगे। तो इसके लिए हमें पता चल जाएगा कि वो विलयन जो है वो ज़्यादा अम्लीय है, और अगर ये आयन जो है कम है तो हमें पता चल जाएगा कि वो जो विलयन है वो अक्षारीय है। ठीक है, और जब H पॉजिटिव और OH नेगेटिव दोनों की ही जो मात्रा है वो समान रूप से रहती है तो वो उदासीन कहलाते हैं, यानी जो उदासीन हो जाएंगे। अब यहाँ पर देख सकते हो शुद्ध जल जो होता है उसका जो पीएच मान होता है वो होता है 7, यानी जो प्योर वाटर होगा उसका जो प्योर वाटर का जो पीएच मान होगा वो कितना होगा, 7 होगा। रक्त का कितना होता है, 7.4, यानी कि 7.4 आपका रक्त का पीएच मान होगा। उसी तरह अगर हम देखें मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का देख सकते हैं 10 होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है हमारा NaOH, इसका हमारा लगभग 14 के आसपास चला जाता है, इतना ज़्यादा, इसीलिए इसको ज़्यादा जो होता है प्रबल जो है अक्षारक बोला जाता है कि प्रबल अक्षारक होते हैं। उसी प्रकार अगर हम देखें नींबू का रस जो होता है उसका लगभग 2.2 होता है, और जो जठर रस जो हमारी जठर ग्रंथियों द्वारा बनाया जाता है, हमारे पेट के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है आपको पता होगा, क्योंकि मैंने जब आपको चैप्टर करवाया था लास्ट टाइम जय प्रक्रम वाला, मैंने उसमें भी आपको बताया था जठर ग्रंथियों द्वारा जो है अम्ल जो होता है वो बनता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो बनता है उसका पीएच मान देखिए 1, यानी इतना ज़्यादा HCl जो होता है इतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग होता है, इतना ज़्यादा प्रबल होता है। अब जो लवण है वो भी 2-3 तरीके से देखे जाते हैं। जो लवण की अगर हम बात करते हैं तो जो हमारे लवण होंगे वो 2-3 तरीके से देखे जाते हैं। यहाँ पर अगर हम बताना चाहें तो पीएच के आधार पर अम्ल अक्षार के बारे में बता सकते हैं कि जो पीएच है, यदि पीएच का मान 7 से कम हुआ, 7 से क्या हुआ, कम, तो वो क्या कहलाता है, वो अम्ल कहलाता है। तो वो विलयन कैसा कहलाएगा, अम्लीय विलयन कहलाता है, वो अम्लीय विलयन होगा। और जिस भी विलयन का मान 7 के बराबर हो वो कहलाता है उदासीन विलयन, यानी इसमें कोई अम्ल क्षार की बात नहीं होगी, उदासीन होगा। तीसरा, अगर पीएच का मान 7 से ज्यादा है, ये जो निशान है ये ज्यादा के लिए ज्यादा है, बढ़ते जा रहे हैं 14 की तरफ, तो क्या हो जाएगा, जो हमारा विलयन है वो क्या हो जाएगा, क्षारीय विलयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षारीय विलयन होगा। तो इसी आधार पर हम पीएच के आधार पर भी बता सकते हैं कि कोई भी विलयन जो है वो अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है, इस प्रकार से बताया जाता है। अब हम बात करते हैं लवण की। तो लवण को अगर देखा जाए लवण कैसे बनते हैं, आपको याद होगा जब हमने रिएक्शन की थी लास्ट लेक्चर में, मैंने आपको एक रासायनिक अभिक्रिया करवाई थी जिसमें क्या हुआ, जिसमें आपका जो है अम्ल और अक्षारक मिलकर क्या बनाते हैं, लवण और जल का निर्माण करते हैं, और वो क्या कहलाती थी, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती थी, उदासीन हो जाते थे। तो यहाँ पर जब अम्ल और अक्षारक मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं तो वो क्या थी, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती थी, और यहाँ पर लवण का निर्माण होता था। ठीक है, तो लवण जैसे अम्ल हमने लिया HCl, क्षारक हमने लिया NaOH, और ये बदल गया NaCl, हमारा लवण बना था, और जल H2O, तो ये कहलाएगा हमारा लवण। अब लवण जो है उनकी प्रकृति को भी अलग अलग देखा जाता है।
क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे HCl है, जो HCl है हमारा, ये बहुत ज़्यादा प्रबल होता है, क्योंकि प्रबल अम्ल और प्रबल अक्षारक अगर होगा तो लवण जो होगा वो बनेगा उदासीन। क्या होगा? उदासीन होगा। प्रबल अगर अम्ल है, प्रबल अगर लवण है, अक्षारक है, तो लवण जो बनेगा वो उदासीन होगा। अगर हम बात करें अम्ल अगर हमारा क्या हो, अम्ल हमारा कम प्रबल है, कम प्रबल हमारा क्या है? अम्ल है। लेकिन प्रबल जो है हमारा क्या है? अक्षारक है। तब उसका जो पीएच मान है, लवण का लवण का जो पीएच मान है वो क्या होगा? वो ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा? 7 से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि अक्षारक जो है वो ज्यादा प्रबल है और अम्ल जो है उसके मुकाबले वो कम प्रबल है। तो उस केस में क्या होगा? पीएच मान लवण का क्या होगा? 7 से ज्यादा होगा। और यहाँ पर पीएच मान 7 के क्या होगा? बराबर, इसीलिए वो उदासीन कहलाएगा। और यदि प्रबल हमारा अम्ल है, अम्ल तो क्या है? प्रबल है, लेकिन जो अक्षारक है वो कम प्रबल अक्षारक है, तो उस केस में क्या होगा? जो हमारा लवण बनेगा उसका पीएच मान 7 से क्या होगा? कम होगा, क्योंकि अम्ल प्रबल हो गया और क्षारक जो है वो क्या हो गया? आपका कम प्रबल हो गया। तो इसीलिए जो आपका लवण होगा उसका पीएच मान भी क्या होगा? 7 से कम होगा, यानी वो अम्लीय होगा। यहाँ पर वो अक्षारीय होगा और यहाँ पर वो उदासीन होगा। तो इस प्रकार से लवण को भी अलग अलग तरीके से देखा जा सकता है। अब अगर हम बात करते हैं लवणों की, तो बहुत सारे हमें ऐसे, मतलब कि जो लवण की जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो हमें पढ़नी है, तो वो देखते हैं कैसे करते। शाबाश। तो पहला आता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है हमारा, इससे जो लवण बनते हैं, जो लवण बनाया जाएगा, जो हमारा लवण बनेगा वो कैसे बनता है वो देखिए। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। देखिए, यदि हम क्या करते हैं, ये आपको एक कंटेनर दे रखा है, एक कंटेनर है जिसमें हमने क्या किया, जिसमें हमने एक तरफ से नमक का घोल जो है उसके अंदर जो है शुरू कर दिया। देखिए, ये सारे के सारे जो है लवण बनाने, जो लवण से जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनके बारे में है। तो नमक का घोल हमने इस तरफ से जल के साथ क्या किया? डालना स्टार्ट कर दिया। इसमें इसमें दो जो ये लगे हुए हैं, आपको जो ब्लैक सी पट्टियां दिख रही हैं, ये कहलाते हैं आपके एनोड और कैथोड। यानी इनकी जो दोनों के दोनों हैं, इनसे वायर अटैच कर रखी है किसी भी बैटरी की। एक तरफ से हमारा पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है, जिसको हम एनोड से लिखते हैं, एनोड के ऊपर पॉजिटिव, और जो नेगेटिव होता है बैटरी का वो होता है कैथोड, और वो अटैच कर दिया इससे। और बीच में एक झिल्ली लगी हुई है जिसे हम मेम्ब्रेन बोलते हैं, पतली सी झिल्ली है जिसके आर पार जो है वो जो है अणु वो जा सकते हैं, आयन आ जा सकते हैं। तो होगा क्या, यहाँ पर दो आपको दिख रहे होंगे, ऊपर की तरफ उसको खुला छोड़ दिया गया है और इस तरफ से वो जो घोल निकलेगा वो बाहर निकाला जाएगा। देखिए क्या हुआ, हम जैसे ही नमक का घोल इसमें डालते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर बना रहे हैं NaOH को, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बना रहे हैं किसी भी किसी भी लवण के द्वारा। तो हमने नमक का घोल जो लिया वो इसके अंदर डाल दिया यहाँ से। जैसे ही नमक का घोल डालेंगे, नमक क्या होता है? NaCl होता है हमारा। NaCl जो होता है वो नमक होता है हमारा, जो हम घरों में यूज़ करते हैं, खाने के लिए यूज़ करते हैं। वो NaCl मैंने आपको बताया था टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में हो जाएगा। और फिर इसमें जल भी है और जल भी टूट जाएगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। तब होगा क्या वो देखिए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि ये बनता कैसे है। हमने क्या किया, नमक लिया NaCl और उसमें डाल दिया जल H2O, और हमारा क्या बना? NaOH बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लोरीन गैस निकल गई और हाइड्रोजन गैस निकल गई। तो ऐसे होगा। अब ध्यान से देखिए क्या हुआ, जब हमने उस नमक को NaCl को जल में घोला, या जल में घोल कर जब उसमें डाला, और इसमें क्या था, जिसमें हमने दो जो है
एनोड और कैथोड लगा रखे थे जो बैटरी से अटैच थे, यानी कि यहाँ पर सारा कार्य जो होगा वो किया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, यानी कि विद्युत की मदद से। और जैसे ही हम यहाँ पर इसको ऑन करेंगे तो हमें पता है ये पॉजिटिव है, तो इसके ऊपर क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, प्लस का होगा इसके ऊपर धनात्मक। तो जितने आपके नेगेटिव नेगेटिव वाले यानी कि जो माइनस वाले जो आयन है वो इस तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि हमें पता है पॉजिटिव वाला प्लस वाला माइनस वाले को अट्रैक्ट करता है, खींचता है। तो यहाँ पर आएगा क्लोरीन भी इस तरफ आना शुरू हो जाएगा और हमारा जो OH नेगेटिव वो भी इस तरफ आना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ आ गए OH नेगेटिव और Cl नेगेटिव। तो OH नेगेटिव से पहले Cl नेगेटिव जो है वो यहाँ पर आना इकट्ठा हो जाएगा और Cl और Cl के जो आपस में अणु बन जाएंगे और फिर यहाँ से क्लोरीन गैस जो है ऊपर निकल जाती है। तो हमें पता चला कि एनोड से, कहाँ से, एनोड से जो है क्लोरीन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, क्लोरीन गैस निकलेगी। और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो कैथोड की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो क्या होगा, जितने इसके अंदर पॉजिटिव आयन है, प्लस वाले धनात्मक आयन है, वो क्या करेंगे, जैसे Na पॉजिटिव और दूसरा कौन सा होगा हमारा H पॉजिटिव, दूसरा हमारा क्या होगा H पॉजिटिव होगा। क्यों, देखिए ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें दो चीजें हैं। हमारा एक तो है NaCl जो मैंने आपको बताया था Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटेगा। एक है हमारा H2O वाटर जो है ये रहा, ये टूटेगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। अब ये नेगेटिव वाले तो चले गए इस एनोड के पास और ये पॉजिटिव वाले चले गए इस कैथोड के पास। लेकिन यहाँ से क्लोरीन और क्लोरीन, क्योंकि OH के साथ मिलके ये तो है नहीं, क्योंकि वो तो जल ही बनाएगा वापस से, तो क्लोरीन क्लोरीन के साथ मिलकर ये क्लोरीन गैस ऊपर निकल जाएगी। और यहाँ पर क्या होगा, सोडियम तो सोडियम के साथ रहेगा नहीं, बनाएगा नहीं, तो हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के ही उस परमाणु के साथ मिलकर एक अणु बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस जो हमारी यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगी। तो जो कैथोड से निकली है, कैथोड से कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ से निकल गई, क्लोरीन यहाँ से निकल गई, क्लोरीन चली गई है, हाइड्रोजन चली गई है, बचा क्या, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, और ये दोनों मिलकर एक घोल बनाएंगे और वो NaOH यहाँ से निकल जाएगा और ये बन जाएगा हमारा NaOH। क्लोरीन चली गई, हाइड्रोजन चली गई, NaOH का जो घोल है वो आपको यहाँ से मिल चुका है, वो आप कहीं पर भी इकट्ठा कर सकते हो। तो इस प्रकार से जो है NaOH का निर्माण किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें कि इनका यूज जो है, क्लोरीन गैस का अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है, हाइड्रोजन गैस का भी अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है, और उसी प्रकार जो है NaOH का भी यूज किया जाता है। NaOH का जो यूज है ये साबुन बनाने के लिए, ठीक है, आगे ग्रीस को हटाने के लिए, इनके लिए यूज किया जाता है। तो ये इसके बारे में होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है विरंजक चूर्ण के बारे में। विरंजक चूर्ण जिसका फॉर्मूला होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड जिसको हम बोलते हैं CaOCl2। अब इसको बनाते कैसे हैं वो देखिए। तो कैसे बनाएंगे विरंजक चूर्ण को, CaOH ट्वाइस जिसको हम बोलते हैं बुझा हुआ, मतलब कि जिसको हम बोलते हैं एक शुष्क बुझा हुआ चूना, जिसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। इसमें जैसे ही क्लोरीन गैस को डालेंगे तो हमारा ये कन्वर्ट हो जाएगा CaCl2 प्लस H2O में। ठीक है, तो क्या बताया मैंने आपको, ये आपका CaOH2 है जिसको शुष्क चूना बोलते हैं, शुष्क जो हमारा चूना होता है। और यहाँ पर क्लोरीन गैस जैसे इसके अंदर डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, सॉरी ये बनेगा हमारा CaOCl2 और H2O निकल जाएगा अलग। और ये जो बना हमारा ये क्या कहलाता है, विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। तो ये तो हो गया इसके बारे में कि ये बनेगा कैसे। अब बात करते हैं इसके कुछ उपयोगों के बारे में। अब उपयोग देखिए, उपयोग क्या क्या होंगे। अब देखिए उपयोग क्या होंगे। सबसे पहला उपयोग जो होता है, जल को रोगाणु मतलब कि जो होते हैं उसमें जो बहुत सारे ऐसे रोगाणु आ जाते हैं उनको नष्ट करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो
जल को रोगाणुओं से बचाने के लिए, दूसरा हम लिख सकते हैं जो सूती वस्त्र होते हैं, वस्त्र उद्योग में जो सूती वस्त्र होते हैं उनके विरंजन के रूप में, वस्त्र उद्योग में सूती वस्त्रों के विरंजन के लिए, और तीसरा हम लिख सकते हैं जो लकड़ी के जो मज्जे होता है, पेपर फैक्ट्रियां जो होती है हमारी, कागज उद्योग में लकड़ी के मज्जे के विरंजन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो पेपर फैक्ट्रियां होती हैं उसमें जो लकड़ी के मज्जे होते हैं, जो लकड़ी का जो बुरादा वगैरह जो होता है, उसके विरंजन के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो विरंजन चूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड यानी कि CaOCl2। और बनता कैसे है? जो बुझा हुआ चूना होगा, उसमें हम जैसे ही क्या करेंगे, क्लोरीन गैस का उसके अंदर से पास आउट करते हैं, तो वहां से हमारा क्या बनता है? विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर बनता है, और H2O जल का निर्माण होता है। उपयोग हमने देख ही लिए हैं, जल को जो रोगाणु युक्त करने के लिए, जल में जितने भी जो जीव हैं जो है बहुत सारी बीमारियां फैला सकते हैं, उनको वहां से हटाने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए, वस्त्र उद्योग में सूती वस्त्रों के विरंजन के रूप में, और उसी प्रकार जो है पेपर फैक्ट्री जो होती है उसमें लकड़ी के मज्जे के विरंजन के रूप में भी इनका उपयोग किया जाता है। तो ये था विरंजक चूर्ण के बारे में। अब हम अगले तीसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो है बेकिंग सोडा। अब ये तो आप काफ़ी बार सुन भी चुके होंगे कि बेकिंग सोडा क्या होता है, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। और याद कीजिए, मैंने आपको लास्ट टाइम ये करवाया भी था जब हमने पढ़ा था कि जो अम्ल है वो अभिक्रिया करेगा या तो धातु के कार्बोनेट के साथ या धातु के बाई कार्बोनेट के साथ, धातु का बाई कार्बोनेट या धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट। धातु इसमें सोडियम है, हाइड्रोजन है, और कार्बोनेट के लिए मैंने बताया था CO3। तो ये जो धातु का बाई कार्बोनेट है इसी को बोला जाता है, जो ये फॉर्मूला होता है, ये बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है हमारा। तो बेकिंग सोडा का निर्माण कैसे किया जाता है वो देखिए। तो हम क्या करेंगे, NaCl, H2O, CO2 और NH3, सोडियम क्लोराइड, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, इन चारों चीज़ों का जो है, इन चारों चीज़ों की अभिक्रिया करवाकर हम क्या प्राप्त करते हैं? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, और दूसरा हमारा बनेगा NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी हमारा ये बना बेकिंग सोडा। क्या बना? बेकिंग सोडा बना। तो इस प्रकार से इसका निर्माण किया जाता है। अब बेकिंग सोडा को अगर हम क्या करते हैं, खाना बनाने के लिए जब गर्म करते हैं तब क्या होता है? खाना पकाते समय ये भी हमने किया था उस टाइम, NaHCO3 यदि हम इसको गर्म करते हैं, ये सिंबल होता है गर्म का, ऊष्मा देते हैं, तो हमारा ये बन जाता है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट में, और प्लस में बनता है हमारा जल, और साथ में क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में। अब अगर हम इसके उपयोग की बात करें, उपयोग में हम लिख सकते हैं बेकिंग पाउडर बनाने के लिए,
बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर कैसे बनाया जाएगा? हम बेकिंग सोडा का उपयोग करेंगे और उससे क्या बनाएंगे? बेकिंग पाउडर का निर्माण करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं? टार्ट्रिक अम्ल मिलाएंगे और दोनों के जो घोल से जो बनेगा वो हमारा क्या बनता है? बेकिंग सोडा बनता है। और उसी प्रकार बेकिंग सोडा से हम वापस जो बेकिंग पाउडर जो बनेगा, सॉरी, बेकिंग पाउडर से वापस बेकिंग सोडा भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार बेकिंग पाउडर बनाने में। दूसरा हम लिख सकते हैं अग्निशामक में के उपयोग में। जो अग्निशामक होते हैं, जो आग बुझाने वाले जो हमारे होते हैं, उनको, उनके अंदर भी जो है, उनके लिए भी अग्निशामक जो होता है उसमें भी जो है बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार से तीसरा जो हमारा होगा वो हम यूज़ कर सकते हैं एंटी एसिड के रूप में। एंटी एसिड के रूप में, क्योंकि जो हम इनो लेते हैं, जो हम इनो का निर्माण, मतलब जो इनो है, जब हम बहुत सारी एसिडिटी हो जाती है किसी भी इंसान के, तो इनो का यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो जो है एक एंटी एसिड का वर्क करता है। एंटी एसिड होता है एसिड यानी अम्ल का जो उल्टा कार्य करे, वो क्षार के रूप में कार्य करेगा और वो फिर उदासीन करके लवण बना देता है। इस प्रकार से जो है बेकिंग सोडा के द्वारा जो है एंटी एसिड के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया बेकिंग सोडा के बारे में। यदि हम बेकिंग सोडा में ही देखें, इसका उपयोग हम जो है ब्रेड बनाने में यूज़ करते हैं। जो भी केक वगैरह के ब्रेड बनाए जाते हैं उनको ज़्यादा स्पंजी करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि जब हम उसको मिला देते हैं उसमें, तो उसके द्वारा क्या होता है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें निकलती है, उसको पकाते समय जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, इसी की वजह से जो है उसमें छोटे छोटे जो आपको दिखे होंगे छोटे छोटे बबल्स बन जाते हैं, छोटे छोटे ऐसे गुब्बारे से बन जाते हैं और उनमें हवा भर जाती है, तो वो स्पंजी हो जाता है, उसके बीच में हवा भर जाती है और वो ज़्यादा फूल जाता है। तो उसके इसीलिए बेकिंग सोडा का जो उपयोग है वो उसमें भी किया जाता है, किसमें? आपका ब्रेड बनाने में। तो हम आगे बढ़ते हैं। चौथा जो हमारा है वो है धावन सोडा, जिसे हम वॉशिंग सोडा बोलते हैं। अब धावन सोडा जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 10 मॉलिक्यूल H2O, यानी कि Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और 10 जो है अणु होंगे किसके? जल के। और यदि आप जो है बेकिंग सोडा का अगर आप एक और उपयोग लिखना चाहे तो हम ये भी लिख सकते हैं, बेकिंग सोडा का उपयोग धावन सोडा बनाने के लिए भी किया जाता है, क्योंकि इसमें सोडियम कार्बोनेट चाहिए जो हमें मिलेगा किससे? बेकिंग सोडा से मिल सकता है। तो यदि इसका निर्माण कैसे करते हैं? इसका सिंपल सा निर्माण है, सोडियम कार्बोनेट को जब जल के 10 अणुओं के साथ अभिक्रिया के लिए आपस में उनको अभिक्रिया करवाई जाएगी, तो क्या होगा? Na2CO3 और 10 मॉलिक्यूल हो जाएंगे वाटर के। ये आपका जो है सोडियम कार्बोनेट और 10 अणु आपके जल के बन चुके हैं। ये क्या बन गया? आपका धावन सोडा। तो ये धावन सोडा इसमें बन जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इनके उपयोग की, इनके उपयोग क्या हैं? उपयोग देख लीजिए। अब उपयोग देखिए क्या क्या है इसके, शाबाश। पहला उपयोग हम लिख सकते हैं घर की साफ सफाई में, सफाई के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। दूसरा हम लिख सकते हैं कांच या साबुन जो होती है उनके के उद्योगों में, उनके उद्योगों में भी उनको बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा हम लिख सकते हैं घर की सफाई के रूप में हो गया, कांच और साबुन के उद्योगों के रूप में हो गया। और तीसरा हम लिख सकते हैं, तीसरा हमारा होगा जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हो गया धावन सोडा के बारे में, यानी वॉशिंग सोडा के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो लास्ट हमारा बचता है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको हम POP बोलते हैं, क्योंकि इसका सबसे पहले उपयोग या निर्माण जो है वो आपका पेरिस में किया गया था, उसके आधार पर इसका नाम रखा गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट
और हाफ यानी कि आधा जो मॉलिक्यूल होगा, आधा जो अणु होगा वो किसका होगा? H2O यानी जल का। तो ये कैसे बनता है? देखिए, ये बनता है जिप्सम के द्वारा। किसके द्वारा? जिप्सम के द्वारा। यदि जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म किया जाए, गर्म किया जाए तो POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसका निर्माण होगा। अब जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू में 2 मॉलिक्यूल होंगे H2O के। इसको जैसे ही हम गर्म करेंगे कितने पे? 100 डिग्री सेल्सियस यानी 373 केल्विन तापमान पर अगर हम इसको क्या करते हैं? गर्म करते हैं तो हमारा क्या बनता है? अगर हम इसको गर्म करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर तो ये हमारा बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट, और आधा जो होगा अणु H2O का, और जो 1.5 है यानी कि जो हमारा आधा अणु यहाँ रह जाएगा, और आधा जो अणु है वो जल का वो बाहर निकल जाएगा। इसी प्रकार अगर हम देखें वापिस, जिप्सम को भी बनाया जा सकता है। किससे? प्लास्टर ऑफ पेरिस से। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या था? CaSO4, ये आपका बना प्लास्टर ऑफ पेरिस, और ये है आपका जिप्सम। हम उल्टा भी कर सकते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम भी बना सकते हैं। कैसे? अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो हमारा फॉर्मूला ये होता है, इसमें यदि 1.5 यानी कि 1 और आधा अणु अगर हम किसका? जल का डाल दें तो ये हमारा किस में बदल जाएगा? CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, और 2 अणु होंगे H2O के, ये बन गया आपका जिप्सम, और ये है आपका POP। तो इस प्रकार से प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके उपयोग की, कि उपयोग क्या क्या होंगे। उपयोग में हम लिख सकते हैं, इसका उपयोग हड्डियों को, जो हड्डियां टूट जाती हैं, टूटी हुई हड्डियों को एक जगह स्थिर रखने के लिए किया जाता है। टूटी हड्डियों को एक जगह पर स्थिर रखने के लिए दूसरा हम लिख सकते हैं, जो खिलौने होते हैं उनकी सजावट के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। खिलौनों की सजावट के लिए। तीसरा हम इसका उपयोग कर सकते हैं, जो हमारे घर की दीवारें होती हैं उनकी सतह को स्मूथ यानी कि चिकना बनाने के लिए। घर की दीवारों की सतह को दीवारों की सतह को चिकना बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। अब जो हमारा एक टॉपिक बचता है, जो मैं आपको लास्ट में करवा रहा हूँ पीएच के बारे में, क्योंकि ये सारा कुछ हमने पढ़ लिया है। तो मैंने आपको पीएच बताया था, तो पीएच में हमारा एक टॉपिक रहता है पीएच का दैनिक जीवन में उपयोग क्या है। दैनिक जीवन में उपयोग अगर हम देखें तो वो क्या है, वो देखिए। ठीक है, तो ये मैं अलग से यहाँ पर बता रहा हूँ आपको लास्ट में कि पीएच का दैनिक जीवन में उपयोग क्या है। पहला हम उपयोग देख सकते हैं कि जो हमारे शरीर है वो कार्य करता है 7 से 7.8 पीएच के बीच में, क्योंकि पीएच मैंने आपको बताया 0 से 14 तक का स्केल होगा, बीच में 7 होगा। तो हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच के बीच कार्य करता है।
क्यों? यदि 7 से कम और 7.8 से कुछ ज़्यादा अगर पीएच हमारे शरीर का हो जाए तो हम बीमार पड़ सकते हैं, हमें बहुत सारी डिजीज़, बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं। दूसरा हम देख सकते हैं, इसी पीएच का अगर जनरल लाइफ में, दैनिक जीवन में अगर देखा जाए तो जो अम्लीय वर्षा होती है, जो बारिश होती है, बारिश में बहुत सारे क्या होते हैं, पर्यावरण में बहुत सारा अम्ल होता है, और वो अम्ल जब उस बारिश के अंदर मिल जाता है, यानी बारिश के पानी का, उस घोल का, उस विलयन का, यदि पीएच मान 5.6 से कम हो जाए, किससे? 5.6 से कम, तो वो वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। हम कैसे बताएंगे? जब बारिश के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाए तो वह क्या कहलाती है? अम्लीय वर्षा कहलाती है। तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। ठीक है, तो अगर इससे कम हो गया तो अम्लीय वर्षा होगी। इसी प्रकार से अगर आप देखें तो जो ताजमहल है, उसका रंग जो है पहले जो संगमरमर से बना है, उसका रंग जो है बिल्कुल सफ़ेद होता था। तो अम्लीय वर्षा यानी कि बहुत सारे अमल और बहुत सारे प्रदूषण की वजह से उसका आज जो कलर है वो थोड़ा सा येलो सा आपको लग रहा है, पीले रंग का जो है वो पड़ना शुरू हो गया है, क्योंकि अम्लीय वर्षा के कारण जो होता है उसका रंग जो है बदल चुका है। तीसरा अगर हम देखें, हमारे जो दांत होते हैं ये सबसे कठोर माने जाते हैं, लेकिन ये भी टूट सकते हैं अगर हमारे मुंह का जो पीएच मान है वो 5.5 से क्या हो जाए? कम। तो हम लिखेंगे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर, कम होने पर दंत क्षय हो सकता है। यानी जो दांत है वो टूटना शुरू हो जाएंगे यदि हमारे मुंह का पीएच मान जो है वो 5.5 से क्या हो जाए? कम हो जाए। इसलिए हम अक्षार के रूप में जो है बहुत सारे जैसे दातुन का उपयोग करते हैं, बहुत सारे ऐसे जो है कोलगेट वगैरह का उपयोग करते हैं, कि उसका हम उपयोग करते हैं ताकि उसका जो पीएच मान है जो वो एक अक्षारीय के रूप में उपयोग की जाती है, और हमें पता है कि जो अमल बना है वो अक्षार के द्वारा ही उदासीन करके लवण बनाकर उसको जो है निकाला जा सकता है। इस प्रकार से उस अमल का जो प्रभाव है वो कम किया जा सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो मधुमक्खियां हैं, जो जीव जंतु बहुत सारे ऐसे भी हैं जो अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए अमल छोड़ते हैं अपने शरीर से। ठीक है, तो मधुमक्खी खुद के बचाव के लिए अमल छोड़ती हैं जो जलन व चुभन प्रदान करता है। कि जो मधुमक्खियां हैं वो अपने बचाव के लिए जो हैं वो क्या करती हैं, वो जहाँ पर भी काटेंगी वहाँ पर अमल छोड़ देंगी। ठीक है, अपने उस डंक के द्वारा वो क्या करती है, वहाँ पे अमल छोड़ देंगी, और जैसे ही वहाँ पर अमल छोड़ देंगी वहाँ पर वो अमल फैल जाता है, और उसकी वजह से हमें बहुत सारी जलन भी होती है, चुभन भी महसूस होती है। और उसके असर को कम करने के लिए फिर हम उसको साबुन से धोते हैं वहाँ पर, क्योंकि साबुन जो है वो एक अक्षारीय रूप में कार्य करती है। ठीक है, या फिर वहाँ पर हम कोलगेट लगा लेते हैं, वहाँ पर इसलिए लगाई जाती है क्योंकि ये भी क्षारीय के रूप में, यानी हम अक्षार का उसके ऊपर यूज़ करते हैं ताकि उस अमल का प्रभाव जो है वो कम हो सके। तो इस प्रकार से जो बहुत सारे जीव जंतु हैं वो भी अपने जो जीवन में खुद का जीवन यापन करने के लिए, खुद की रक्षा के लिए जो है इन जो पीएच मान है इसके आधार पर जो अमल है उसका उपयोग करते हैं। अगर पांचवें पॉइंट की तरफ बढ़ें तो हम बता सकते हैं कि जो पेड़ पौधों को अपनी ग्रोथ यानी कि अपनी उपज के लिए भी एक पीएच मान की आवश्यकता होती है। पेड़ पौधों की जो है, या फिर हम लिख सकते हैं पेड़ पौधों को
बढ़ने के लिए, ठीक है, अपने ग्रोथ को करने के लिए पीएच मान की आवश्यकता होती है। क्योंकि मिट्टी अलग अलग तरह की होती है, चिकनी मिट्टी अलग होती है, काली मिट्टी अलग होती है, ठीक है, लाल मिट्टी अलग होती है। तो ये अलग अलग तरह की मिट्टी होती है और अलग अलग तरह की मिट्टी में ही अलग अलग तरह के पेड़ पौधे उगाए जाते हैं। क्योंकि मिट्टी का जो पीएच मान है वो एक तरह से सेट करना पड़ता है किसी भी पौधे की फसल को उगाने के लिए। किसी पौधे को उगाने के लिए हम उसकी मिट्टी का पीएच मान जो है वो सेट कर कर चलते हैं, उसके बाद ही उस पौधे को उगाया जा सकता है और उसकी ग्रोथ जो है वो की जा सकती है। तो इस प्रकार से हमने देखा जो पीएच का दैनिक जीवन में उपयोग बहुत सारा है, बहुत सारी जगह पर हम पीएच का जो है उपयोग करते हैं। अम्ल का कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, अक्षारीय कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, वो पीएच के आधार पर हम बता सकते हैं। तो ये था बच्चों आज के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम करेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।